हम लोग शुरू कर रहे हैं आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS 2023। BNSS की खास बात यह है कि ये जो पुरानी CRPC थी वो 1973 में बदली थी। 1973 में पुरानी CRPC बदलकर नई CRPC 1974 कहलाई। Now again we replaced by the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो अगर करस्पॉन्डिंग सेक्शंस पढ़ेंगे तो लगभग कुछ प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और तमाम तरह के जो ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर हैं और तमाम तरह के लॉ कमीशन के सजेशंस हैं, तमाम एनोमलीज, क्योंकि बिफोर मेकिंग BNSS केंद्र सरकार ने क्या किया कि एक जॉब अलॉट कर दिया पूरे देश में। सो नाउ द प्रोसिक्यूटर्स, जो सरकारी वकील थे, उन सरकारी वकीलों से सजेशन लिए गए हर राज्य से। उनका कलेक्शन हुआ। कलेक्शन होने के बाद ये पता किया गया कि वाकई में यहाँ लैकुना कहाँ है, व्हाट वी हैव टू डू। क्या हमें इसको और भी सुदृढ़ करना है, इसमें कुछ और जोड़ना है। तो और जोड़ने या सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इसको दोबारा फिर ये हुआ कि नहीं साहब बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो दोबारा इसको लिखा गया। ये जो तीनों क्रिमिनल लॉज पास हुए, इनकी एक और ख़ास बात है। इनकी खास बात यह है कि इनको हमने रीशेड्यूल किया है। रीशेड्यूल मीन्स ईच एंड एवरी मेकर ऑफ अ डॉक्यूमेंट हैविंग देयर ओन थॉट। कोई भी डॉक्यूमेंट बनाता है तो उसका अपना एक थॉट होता है कि वो पहले क्या लिखेगा, बाद में क्या लिखेगा, किन चीज़ों को एक जगह पर रखेगा, किन चीज़ों को अलग अलग चैप्टर्स में रखेगा। तो नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स दैट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ रीशेड्यूलिंग। उसको लगा कि इसको फिर से रीशेड्यूल करने की आवश्यकता है, लाइक सेक्सुअल ऑफेंसेस फॉर चिल्ड्रंस, फॉर वीमेंस, इनको एक जगह रखा जाए, किडनैपिंग से लेकर और ये सारे। फिर उनको लगा कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग रखी जाएं और उनको रीशेड्यूल कर दिया जाए। तो कर दिया गया। फिर जैसे मैंने कहा कि पहले से बहुत सारी चीज़ें जो हाई कोर्ट के डायरेक्शंस थे, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस थे, तमाम तरह के जजमेंट आ गए थे, उनको इसमें इनकॉर्पोरेट करना था। अभी तक हम क्या कर रहे थे, व्हेन वी आर स्टडिंग CRPC 1973, in that CRPC we read a article, we read a section, provision, explanation और illustration with the judgments। तो वो पूरा कैसे होता था कि पहले हम उसका एक वो पढ़ते थे, फिर उसका जजमेंट पढ़ते थे। नाउ अभी 2023 तक हम ये कह सकते हैं कि ऑल द जजमेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड। तो अभी 2023 के बाद जब तक कुछ नए डेवलपमेंट नहीं आते, ऑनरेबल कोर्ट के नए जजमेंट नहीं आते, ऑनरेबल कोर्ट उसमें कुछ नया एड ऑन नहीं करता, तब तक हम ये मान के चलें कि BNSS is a final document, so where we do not have to need to go to any other judgment or we do not have to go to the any court's order or direction, क्योंकि वो हमने सारे इसमें इनकॉर्पोरेट कर लिए हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बनता है, क्योंकि इसमें जो 1973 टू 2023 ये जो 50 साल में कोर्ट के डेवलपमेंट हुए, तमाम अमेंडमेंट अलग अलग हमने डाले, वो सारे इसके में इनकॉर्पोरेट कर दिए गए। सो दैट इज वाई द राइट नाउ वी कैन से इट्स ए कंप्लीट डॉक्यूमेंट, नॉट ए एग्जॉस्टिव बट ए कंप्लीट डॉक्यूमेंट। और नागरिक सुरक्षा संहिता का ऑब्जेक्ट बदल दिया, मीन्स इट इज नॉट फॉर द प्रोसीजरल ओनली, इट्स नॉट फॉर द प्रोसीजर ओनली टू मेंटेन द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट और maintain the procedure of the police or etc. But it is mainly for the suraksha, for the security of the people of India. Criminal behavior से, criminal activity से security provide करता है, इसलिए इसका नाम हमने रखा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब देखिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो प्रोसीजरल लॉ है उसका स्टाइल एक सा है। स्टाइल एक सा इन द सेंस कि हम ये कह सकते हैं कि उन मामलों में हमको करना एक सा ही है। अब जैसे
फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू डिफाइन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो पहले तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमको पता होना चाहिए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है? फॉर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वी कैन से कि एक एजेंसी चाहिए जो कि क्राइम को कंट्रोल कर सके। वी नीड्स अ एजेंसी टू कंट्रोल द क्राइम। अब मनुष्य का जो बिहेवियर है एट ऑन द बेसिस ऑफ द एटमॉस्फियर, वो तो कुछ ना कुछ अपराध करता है। पहले क्या था? बिफोर कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स और बिफोर कमिंग टू द मुगल्स, हमारे मोरल थॉट्स और एथिकल थॉट्स बहुत स्ट्रांग थे। मोरल एथिकल थॉट्स, दैट इज वाई देयर वाज नो नीड ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। उस समय हम ये मान के चले 1000 साल पहले हमारे पास ना तो कोर्ट का ऐसा जाल था, ना पब्लिक सर्वेंट्स का ऐसा जाल था, ना ही हमको ये सब कुछ चाहिए था। क्यों नहीं चाहिए था? बिकॉज द एजुकेशन वॉज नॉट टू अर्न, एजुकेशन वॉज हाउ टू बिहेव। जो हमारी एजुकेशन है ना, वो कैसे बिहेव करना है विद द होल वर्ल्ड, नॉट विद द ह्यूमन बीइंग, विद द होल वर्ल्ड। लाइक इन्वायरमेंट के साथ कैसे बिहेव करना है, ये जो टेरेस्ट्रियल बॉडी है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, इनके साथ कैसा व्यवहार करना है, फूल, पत्ती, पेड़, पौधा, इनके साथ कैसा व्यवहार करना है। कि भाई व्यवहार ये है कि वी डू नॉट हैव टू टच इन द नाइट, तो हमें पेड़ों को रात में नहीं छूना। ये हमारा बिहेवियर सिखाते थे वो। एंड हाउ टू बिहेव विद द अदर्स, विद द फैमिली, with the parents, with the neighbors, with the relatives, with the government मीन्स राजा के जो बंदी हैं उनके, इनके सबके साथ हमें बिहेव कैसा करना है, विद द कैटल्स, विद द पशु और पक्षियों के साथ हमें व्यवहार कैसा करना है। दैट वाज एन एजुकेशन अप टू 1836। ये 1836 तक ये एजुकेशन थी कि भाई हमें किस लिए जन्म हुआ, क्या करना है, कैसे चलना है, हाउ टू बिहेव एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइफ। इस जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों हम आए, क्या आए खाया पिया मौज किया, मर गए चले गए। दैट वाज द लाइफ। और देयर इज सम ऑब्जेक्ट, देयर इज सम इंटेंशन, और वी कैन से देयर इज समथिंग with the target we have got the birth। उस एक उद्देश्य के लिए हमने एक जन्म लिया है, और वो पूरा कैसे होगा और मेरे साथ व्यवहार कैसा होगा। ये चीज 1836 तक पढ़ाई जाती थी। इसलिए वी ऑल हैड बाउंडेड बाय द ड्यूटीज, वी ऑल बाउंडेड बाय द ड्यूटीज, वी डजंट हैव द राइट। हम लोग अधिकारों वाले लोग नहीं हैं, हम कर्तव्यों वाले लोग हैं। सबके साथ मेरा कर्तव्य क्या हो, पेड़ों के साथ, पौधों के साथ, टेरेस्ट्रियल बॉडी के साथ, जानवरों के साथ, परिवार वालों के साथ, बच्चों के साथ, पूर्वजों के साथ, मरे हुए लोगों के साथ, या आने वाले लोगों के साथ, या अड़ोसी पड़ोसी दुनिया में जो कुछ भी है संसार में जिसको मैं जानता हूं, उसके साथ मेरी कुछ ड्यूटीज हैं। दैट वाज एन एजुकेशन। If we are binded by the duties, then there may not be any conflict between the parties। अगर हम सब कर्तव्यों से बंधे हुए हैं तो कन्फ्लिक्ट होने की संभावना है ही नहीं। लेकिन जब राइट की बात आएगी, इंग्लिश पर्सन कन्वर्टेड आवरसेल्फ टुवर्ड द राइट। उन्होंने कहा भाई अधिकार है। क्या अधिकार है? पृथ्वी के प्रति कर्तव्य नहीं है, इसको खोदकर खाने का अधिकार है। जानवर के प्रति कर्तव्य नहीं है, इसको मारकर खाने का अधिकार है। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति मेरे कर्तव्य नहीं है, मेरे अधिकार हैं। अब जैसे ही अधिकारों का खेल खेलेगा तो सुपीरियर और इंफीरियर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जैसे ही अधिकारों का खेल खेलेगा वैसे ही साहब और गुलाम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जैसे ही वो कहेगा कि आई एम सुपीरियर, देन मास्टर एंड सर्वेंट का आ जाएगा। तो इंग्लिश पर्सन्स कन्वर्ट अस टुवर्ड्स द राइटियस सोसाइटी, अधिकारों की सोसाइटी में उन्होंने कन्वर्ट किया। और जैसी ही अधिकारों की सोसाइटी में कन्वर्ट हुए हम,
तो अपने आप को सुपीरियर सिद्ध करने के लिए या सुपीरियर करने के लिए एटलीस्ट उसको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो आगे दौड़ में निकल जाए, और आगे दौड़ में निकलेगा तो क्राइम करेगा, और क्राइम करेगा तो फिर किसी के अगेंस्ट करेगा, और किसी के अगेंस्ट करेगा तो हाउ टू करेक्ट इट। तो अंग्रेजों ने या यूरोपियंस ने उसको हमारा मेथड अडॉप्ट नहीं किया कि हमारा मेथड करेक्शन का क्या है, पश्चाताप का, कि राजा स्वयं पश्चाताप करता है और अपना राज्य छोड़कर चला जाता है, व्यक्ति स्वयं पश्चाताप करता है और अपना घर छोड़कर चला जाता है। उन्होंने कहा हम जाएंगे भी नहीं और अधिकार है, तो दे सेड दैट वी विल करेक्ट बाय द पावर। वो उसको एथिकली मैनेज करके करेक्ट नहीं कर रहा, पश्चाताप की विधि नहीं समझा रहा है। दैट वाज एजुकेशन वाज कन्वर्टेड। अब एजुकेशन को उसने रिवर्ट कर दिया, तो अब उसने सिखाया कि इफ यू विल डू द रॉन्ग देन वी विल पनिश यू। अगर तुम गलत करोगे तो हम तुम्हें सजा देंगे। और सजा कैसे देंगे? सो फॉर दैट देयर इज अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। In my eyes, the criminal justice system is the worst failure system of the world. ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो विश्व का सबसे ज्यादा फेल सिस्टम है। ये सिस्टम पास नहीं है। क्यों नहीं पास है? बिकॉज मशीन तो ठीक करी नहीं, प्रोडक्ट को ठीक करना चाहते हैं, व्यक्ति के मस्तिष्क को तो गाइड किया नहीं, और हम उसको उसकी जो बिहेवियर है उसको सही करना चाहते हैं, उसको हम सजा देना चाहते हैं। अगर वो हो ना तो मेंटली पहले से प्रिपेयर्ड हो कि हमें क्राइम नहीं करना, मेरी ड्यूटीज हैं, मेरे राइट नहीं है, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। वो क्राइम नहीं करेगा, और अगर धोखे से हो जाएगा तो खुद पश्चाताप करेगा, और खुद पश्चाताप करेगा तो किसी को पनिश करने की जरूरत नहीं है, किसी का ईगो हर्ट नहीं होता, किसी को समस्या नहीं होती। लेकिन आप उसको एजुकेट करने की बजाय कह रहे हैं कि डू रॉन्ग्स वी विल करेक्ट इट। आप गलत करिए, हम उसको सही कर लेंगे। कैसे? आप गंदगी करिए, झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाएगा। अगर यह सिखा दिया जाए कि गंदगी ही नहीं करनी है तो झाड़ू वाले की वैल्यू कम नहीं हो सकती। लेकिन गंदगी आप करिए, झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाएगा, साफ करेगा, वी विल रिपेयर इट। तो यहां पर स्टेट का फंक्शन आ जाता है, यहां पर मशीनरी का फंक्शन आ जाता है। अब स्टेट का फंक्शन जैसे ही आएगा, वी नीड्स अ सिस्टम। राज्य करेगा कैसे? सो वी नीड ए सिस्टम, देयर मस्ट बी अ डिसीजन विद द कोर्ट, कि वो न्यायालय डिसाइड करेगा भाई सही क्या गलत क्या, और सही इसको पनिश कैसे किया जाए। नॉट ए रिफॉर्मेटिव सिस्टम, दैट मस्ट बी इन रिफॉर्मेटिव सिस्टम। हमारे यहां का सिस्टम रिफॉर्म करने, रिफॉर्मेटिव है। रिफॉर्मेटिव का मतलब यह होता है कि अगर गलत किया है तो सही करने का अवसर दीजिए उसको। लेकिन इंग्लिश सिस्टम, ये यूरोपियन सिस्टम ये नहीं है। यूरोपियन सिस्टम यह है कि गलत किया है तो हम पनिश करेंगे, और गलत ना करो इसके लिए हम गाइड नहीं करेंगे, इसके लिए हम एजुकेट भी नहीं करेंगे। हम एजुकेट किसके लिए करेंगे? उनका कहना है एजुकेट इसलिए करेंगे कि फाइन अगर तुम्हारे ऊपर पड़ता है तो पैसे कमाओ ताकि फाइन दे सको। पैसे कमाओ, रॉन्ग करो और उसको दे दो। प्रतिष्ठा बढ़ाओ, क्राइम करो, जेल जाओ और वापस आ जाओ। और अगर वो प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ता ही नहीं तो जेल जाने का नंबर ही नहीं आता। ना ही क्राइम करता, ना जेल जाने का नंबर आता है। सो वी कैन से दैट इंडियन सिस्टम वर्सेस द यूरोपियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम इज सेल्फ क्योर्ड सिस्टम। भारतीय जो सिस्टम है वो खुद में क्योर करने का है। इसलिए आई थिंक दैट देयर मस्ट बी एन एजुकेशन इन द सोसाइटी, एंड देयर मस्ट बी एन एजुकेशन इन द सोसाइटी दैट नॉट टू डू द क्राइम. We having some duties and we must having a right to follow the duty. We do not having the right to do the wrong, but we having a right to follow the duty. ये कॉन्सेप्ट अगर आ जाए और ये हम एजुकेट कर ले जाएं देश भर को, तो फिर मुझे लगता है कि हमें ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जरूरत नहीं है, जैसा कि पहले था ही नहीं। यहां तक कि मुगलों ने बहुत अत्याचार किए, मुसलमानों ने बहुत अत्याचार किए, आक्रांताओं ने बहुत कुछ गलत किया, लेकिन सोसाइटी में झगड़े नहीं थे, सोसाइटी के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जरूरत नहीं थी। बस उस समय अत्याचारी बनाम नागरिक था कि वो आक्रांता है, वो अत्याचारी है, हम नागरिक हैं। लेकिन
जैसे ही अंग्रेज आया तो उसने कहा कि हम तुम्हें जेल भेजेंगे और तुम रॉन्ग कर सकते हो। सोसाइटी को उसने बिगाड़ा, हमारे टेक्स्ट, हमारे स्क्रिप्चर्स को उसने चेंज किया, और चेंज करने के बाद अपनी एजुकेशन शुरू की, और अपनी एजुकेशन शुरू करके हमको बिगाड़ा सही से। अब हम बिगड़ गए तो क्राइम करेंगे, क्राइम करेंगे तो हमें वो सिस्टम चाहिए, सिस्टम चाहिए तो राज्य की स्थापना होगी उनके समय पर। राज्य की स्थापना मतलब व्यक्ति उलझ जाएगा, अपने ही क्राइम में उलझ जाएगा, अपने ही सिस्टम में उलझ जाएगा, तो राज्य उसको क्योर करेगा। तो राज्य को कुछ लोग मिलेंगे, राज्य के पीछे दौड़ने वाले कुछ लोग मिलेंगे, राज्य की बात मानने वाले कुछ लोग मिलेंगे, कुछ गुलाम मिल जाएंगे, कुछ चाटुकार मिल जाएंगे। ऐसे राज्य अपने आप को स्थापित करेगा। अंग्रेजों ने ऐसे ही अपने आप को स्थापित किया। फिर उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नाम का एक सिस्टम बना दिया और कहा कि भाई अगर क्राइम करोगे, क्राइम ना करो ऐसा नहीं कहा, क्राइम करोगे तो हम उस पर सजा देंगे। हमारे जज साहब बैठेंगे, हमारी कोर्ट बैठेगी, हमारी कोर्ट बैठेगी तो समवन हैज, देयर मस्ट बी एन एजेंसी टू प्रिवेंट द क्राइम। क्राइम ना हो इसके लिए एजेंसी बैठेगी, लाइक पुलिस, लाइक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो पुलिस बैठा दी उसने कि भाई पुलिस बैठेगी। पहली बार अंग्रेजों के समय पर 1861 में पुलिस एक्ट आया। पहली बार अंग्रेजों के समय में इंडियन पीनल कोड आया कि क्या करोगे तो अपराध होगा। इसलिए अपराध की परिभाषा भी क्या है? अपराध की कोई परिभाषा नहीं। वॉट एवर इज प्रोहिबिटेड एंड पेनलाइज बाय द स्टेट लॉ इज ए क्राइम। जो रोका गया है, जो मना किया गया है और जिस पर सजा के प्रावधान है वो क्राइम है। अब ये कोई क्राइम की डेफिनेशन कैसी है? तो फिर राज्य ही सब कुछ है। राज्य बताएगा ये करना गलत है, राज्य बताएगा कि ये क्राइम है, राज्य बताएगा ऐसा करने पर तुम्हें हम जेल भेज देंगे, राज्य बताएगा कि ये अपराध है। लाइक फोर मैरिज और बायगामी इज प्रोहिबिटेड, double marriage is prohibited, but for the Muslims they have permitted। तो मुस्लिम के लिए 4 कर सकते हो, वो परमिटेड है, और बाकी दूसरी नहीं कर सकता, ये प्रोहिबिटेड है। तो ये कैसा कानून है? बिकॉज द स्टेट इज सेइंग अदर देन द मुस्लिम्स विल नॉट बी कवर्ड हेयर। अदर देन मुस्लिम इसमें कवर नहीं होते हैं, इसलिए आपको एक दूसरी शादी करेंगे तो अपराध है, इतने इतने साल जेल जाना पड़ेगा, ये आपका अपराध वो बनेगा, ये आपका मुकदमा चलेगा और ये आपके लायबिलिटी बनेगी। लेकिन उसी ने कहा सेम कंट्री के सेम सिटीजन के लिए उसने एक्सेप्शन रखा, और एक्सेप्शन में उसने कहा कि नाउ मुस्लिम्स कैन मैरी मोर देन 1 अप टू 4। तो वो क्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राज्य कह रहा है कि क्राइम नहीं है, और राज्य कह रहा है कि दूसरी शादी बाकियों के लिए क्राइम है, तो क्राइम है। तो क्राइम की डेफिनेशन क्या निकली? क्राइम की डेफिनेशन निकली कि वॉट एवर इज प्रोहिबिटेड बाय द स्टेट एंड वॉट एवर इज पेनलाइज बाय द स्टेट, वेदर इन द फॉर्म ऑफ कन्फाइनमेंट और इन द फॉर्म ऑफ फाइन, वो अर्थदंड लगाए या फिर जेल भेजे, कन्फाइनमेंट करे, जेल भेजे। राज्य कह रहा है कि ये नहीं करना है, वो करोगे तो ये राज्य के प्रति अपराध होगा। तो उन्होंने अपने सरकार को सुदृढ़ किया, समस्या का उन्मूलन नहीं किया, समस्या का समाधान नहीं निकाला। उन्होंने क्या किया? राज्य को सुदृढ़ किया कि तुम सब लड़ो और हम सही करेंगे। तो वो सरकार बन गई, इसी की सरकार है। और भारतीय सिस्टम क्या था? राजा भगवान की देन है, और भगवान ने जिसको काम दिया है वो अपना काम कर रहा है। राजा अत्याचारी होगा तो उसको उखाड़कर जनता फेंक भी सकती है, और अत्याचारी नहीं होता, राजा की जिम्मेवारी बनती है प्रजा का पोषण करे, राजा की जिम्मेदारी बनती है कि झगड़े ना हो, राजा की जिम्मेदारी बनती है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, राजा की जिम्मेदारी बनती है कि सब एक दूसरे का सहयोग करें। यहां क्या है? राजा की जिम्मेदारी नहीं है, राजा की जिम्मेदारी शांति व्यवस्था बनाने की है कि वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लाकर ही विल पनिश। डर के मारे आप मत करिए। भारतीय व्यवस्था में क्या है? डर के मारे नहीं, अपनी स्वेच्छा से मत करिए, क्योंकि सेल्फ जो आपका
अंदर की अंतरात्मा है, वो आपको झकझोड़ेगी कि ये गलत है, और गलत जिस दिन एहसास हो जाएगा उस दिन पश्चाताप भी करेगा, खुद में खुद क्योर करेगा। और वहां को क्योर कौन करेगा? राज्य क्योर करेगा। इसलिए दे रिक्वायर्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन गया, समाज बिगड़ गया, बिगड़ने में झगड़े हो रहे हैं, वो चौधरी बनकर बैठ गए हैं, तो वो अपने लोगों को एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए नीड ऑफ द एजेंसी दैट टू प्रिवेंट द क्राइम। सबसे पहली बात आएगी कि एक एजेंसी चाहिए जो कि क्राइम को कंट्रोल करेगी, क्राइम होने से रोकेगी। समाज तो बिगड़ गया है, जानवर तो दौड़ रहा है, एक डंडा लेकर उसको हांकेगा कि वो सही रास्ते पर चले। तो हमको बना दिया जानवर और खुद बन गया उसको हांकने वाला, क्योंकि जानवर को ना एजुकेट किया जाएगा, वो तो लड़ेगा, अब दूसरा लाकर डंडा बजाएगा और कहेगा सही रहो। वैसे ही हिंदुस्तान में रहेगा। तो उन्होंने कहा देयर इज ए नीड फॉर द एजेंसी दैट सीक्स टू कंट्रोल द क्राइम। दूसरा, टू मिनिमाइज द क्राइम। नहीं कंट्रोल कर पाएगा तो कम करेगा, क्योंकि उससे डर लगेगा, डर लगेगा तो वो कम करेगा। नाउ इफ द क्राइम कमीशनड, क्राइम हो गया तो उसको पिनलाइज करेगा, उसको सजा देगा। इसके लिए हमें एक एजेंसी चाहिए। अब ये एजेंसी जो हमें चाहिए किसके लिए? क्राइम कंट्रोल करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, सजा देने के लिए। तो वो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू फाइंड आउट वेदर द क्राइम हैपेंड और नॉट। सबसे पहले तो ये पता करो कि अपराध हुआ है कि नहीं हुआ। देन व्हाट इज द नीड? देयर इज ए नीड ऑफ एजेंसी, मींस agency will do the investigation. So first of all the agency will do an investigation and will find out whether something happened or not. तो कौन चाहिए? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इंस्पेक्टर चाहिए, जो क्राइम होने के बाद इन्वेस्टिगेशन करके बताएगा कि मेरी नजर में मैंने ये जो रिसर्च किया, मैंने जो इन्वेस्टिगेशन किया, इस इन्वेस्टिगेशन में मैंने ये पाया कि अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बताएगा। फिर वो कहेगा ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स, फिर ऑफेंडर के साथ क्या करना है वो भी करेगा कि भाई ऑफेंडर ने अब ये पता कर लिया कि हाँ इसने क्राइम किया तो उसकी सजा देगा, उसकी सजा देगा। अगर हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सही से एनालाइज करना चाहें अप टू नाउ, अभी तक, तो वी कैन से देयर इज 3 पार्ट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। 3 पार्ट्स, उसके 3 हिस्से। फर्स्ट यू कैन राइट डाउन, फर्स्ट लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब है टू क्रिएट लॉ। सबसे पहले तो उसकी विधि बने, तो विधि बनाने वाली एक चाहिए। एक एजेंसी कौन है? जो कानून बनाएगी, यानी कि राजा कानून बनाएगा, पार्लियामेंट कानून बनाएगी। दे विल मेक द लॉ। लॉ बनाने के बाद दूसरा है टू एडजुडिकेट। एडजुडिकेट यानी कि उसका निस्तारण करेगा, एडजुडिकेशन करेगा। एडजुडिकेशन का मतलब होता है टू अप्लाई द माइंड। वो दिमाग लगाएगा और दिमाग लगाकर ये पता करेगा कि वाकई में जो कहा जा रहा है वो हुआ है कि नहीं हुआ है। और तीसरी स्टेज है करेक्शन। करेक्शन मीन्स वी विल सेंड द पर्सन टू द जेल। इसके बाद हम उसको पनिश करेंगे, जेल भेजेंगे, प्रिजन में भेजेंगे, प्रोबेशन में भेजेंगे, पेरोल पर भेजेंगे, कुछ भी करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि वो उसमें जाए। अब हमें इसके लिए पहली जो आवश्यकता पड़ेगी वो है इन्फोर्समेंट कंपोनेंट, लॉ इन्फोर्समेंट। लॉ तो बना दिया, अपराध किया तो एडजुडिकेशन भी कर दिया, जेल भी भेज दिया,
लेकिन कानून का इन्फोर्समेंट कौन करेगा, कानून का पालन कौन करवाएगा? सो वी रिक्वायर्ड पुलिस। तो इन्फोर्समेंट के लिए सबसे पहले हमें पुलिस चाहिए। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पुलिस? तो पुलिस का फंक्शन क्या है? ये आफ्टर ऑल पहले हम लोग खाका बना रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, उसके बाद हम बीएनएसएस पढ़ेंगे। पहले तो एक बेसिक माइंड तैयार हो कि आखिर ये चलता कैसे, हाउ इट वर्क्स। और ये जाने बगैर अभी बीच बीच में भी हम साथ में प्रावधान पढ़ाते समय भी वी विल डिफाइन कि इसके अंदर और सिस्टम क्या चलते हैं। ये हम एक मोटा मोटा सिस्टम बता रहे हैं, इसके अंदर सिस्टम क्या चलते हैं और गहराई में उतरेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, फिर लेजिस्लेशन ने क्या कहा, फिर उसके माइन्यूट और माइन्यूट। तो जो जो प्रावधान बताते चलेंगे उनकी अपनी सेपरेट हिस्ट्री है, उनका अपना सेपरेट सिस्टम है हर स्टेज का। अभी हम मोटा मोटा बीएनएसएस का सिस्टम बता रहे हैं कि अंग्रेजी टाइम पर या यूरोपियंस ने जब संसार पर कब्जा किया तो उन्होंने अपनी चौधराहट फिक्स करने के लिए समाज बिगाड़ा और समाज को बिगाड़कर यहां तक ले गए। भारत तब भी सुधरा हुआ है। अफ्रीका में चले जाओ, वो आज भी सर काट कर फुटबॉल खेल रहे हैं। उन्होंने इतना बिगाड़ दिया वहां का सिस्टम कि अभी भी वो सुधरने को तैयार नहीं है। भारत में तो बहुत गलीमत है, लेकिन अंग्रेजों के आने से पहले तक अत्याचारी तो होता था, समाज बिगड़ा नहीं था, समाज सही था। तो हम यहां पर आ जा रहे हैं कि हमें चाहिए पुलिस फंक्शंस। पुलिस के फंक्शन है क्या? वी रिक्वायर्ड एजेंसी, इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो फंक्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर एन एक्टिविटी टेकिंग द स्टेटमेंट्स, एक्टिविटी हो गई तो हमें बयान चाहिए। किसके बयान चाहिए? जो विक्टिम है, जो ऑफेंडर है जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है, जो विटनेसेस हैं वहां पर, उनके हमें बयान चाहिए। तो विल टेक द स्टेटमेंट। पुलिस का फंक्शन होगा आफ्टर क्राइम टू टेक द स्टेटमेंट, पहला। फिर दूसरा होगा परफॉर्म द इन्वेस्टिगेशन। अब उसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में जाएगा। और तीसरा होगा आफ्टर कंक्लूजन टू अरेस्ट। उसको अरेस्ट कर लो, जिसके मामले में पता लगा है उसको अरेस्ट कर लीजिए। नाउ आफ्टर अरेस्ट, पुलिस मस्ट रीड द मिरेंडा राइट्स टू द सस्पेक्ट। मिरेंडा, MIRANDA, मिरेंडा राइट्स। मिरेंडा राइट्स हम कहते हैं द बेसिक राइट्स वन हैज, जो उसके बेसिक राइट्स हैं। बेसिक राइट्स में अगर मोटा मोटा कहें, राइट टू रिमेन साइलेंट, चुप रहने का राइट, राइट टू अटॉर्नी, वकील करने का अधिकार, राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने ही विरुद्ध न बोलने का अधिकार। ये हम आर्टिकल 20 जब पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का तो हमें वो मिरेंडा राइट मिलते हैं। तो कहता है कि फिर ना उसके मिरेंडा राइट, अरेस्ट के समय पर ध्यान रखेंगे कि उसकी मिरेंडा राइट क्या है। अब अगर ये तो हमने एक मोटी बात बता दी, फिर कंपोनेंट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कंपोनेंट क्या है? वी कैन से मोटे मोटे वी हैव ना 5 कंपोनेंट्स। 5 कंपोनेंट्स। 1, लॉ एनफोर्समेंट। पहला यह है कि लॉ को इन्फोर्स कराएगी। कौन कराएगा भाई? पुलिस कराएगी, एजेंसी कराएगी। लॉ एनफोर्समेंट का मतलब है ऑफिसर्स में अरेस्ट द ऑफेंडर, कोर्ट प्रोसेस में उसको डालना, इन्वेस्टिगेशन करना, ये सब लॉ एनफोर्समेंट के पार्ट आएंगे जो पुलिस करेगी। तो कुल मिलाकर
एक्ट ऑफ द पुलिस। पुलिस का एक्ट क्या है, याद रखेंगे, पुलिस के दो बेसिक काम हैं। फर्स्ट, टू प्रिवेंट द क्राइम, और दूसरा है इफ द हैपेंड देन टू इन्वेस्टिगेट। तो पहला है कि वो क्राइम होने ना दे, पुलिस व्यवस्था, और दूसरा है कि अगर हो गया है तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन करके अपनी नजर में जो वो बता सकता है उसको बनाए। नाउ हु विल प्रेजेंट दीज इन्वेस्टिगेशन टू द कोर्ट? कोर्ट के सामने ये कौन रखेगा भाई? नाउ वी रिक्वायर्ड द सेकेंड थिंग इज द प्रोसिक्यूटर। क्योंकि पुलिस कानून की जानकार तो है, दे आर नॉट द स्पेशलिस्ट ऑफ द लॉ। तो जो उनकी मोटी बुद्धि में आई, उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट। ओ सॉरी, प्रोसिक्यूटर। लॉ एनफोर्समेंट के बाद प्रोसिक्यूटर हमको चाहिए। हु विल रिप्रेजेंट? प्रोसिक्यूटर मीन्स विल रिप्रेजेंट द स्टेट और द पुलिस। पुलिस मतलब राज्य, तो पुलिस को रिप्रेजेंट कौन करेगा? इट्स अ सेकेंड थिंग। जब एलिगेशन लग गया, पुलिस की बात प्रोसिक्यूटर ने राज्य के सामने, कोर्ट के सामने रख दी, देन रिक्वायर्ड अ डिफेंस लॉयर। जिसकी गिरफ्तारी करी वो भी तो अपनी डिफेंस करेगा। तो थर्ड कंपोनेंट इज डिफेंस लॉयर। थर्ड कंपोनेंट इज डिफेंस, एंड द फोर्थ कंपोनेंट इज द कोर्ट दैट इज रन बाय द जज। अब यहां पर जो बड़ा भारी विवाद हमेशा से चलता आता है, दैट इज एन स्टेट वर्सेस कोर्ट। तो जस्टिस सिस्टम की एक खास बात है, इफ द प्रोसिक्यूटर विल रिप्रेजेंट द स्टेट देन कैन नॉट रिप्रेजेंट टू द स्टेट। राज्य राज्य के सामने बात नहीं रखेगा, राज्य तो प्रोसिक्यूटर है। तो इफ द स्टेट इज ए प्रोसिक्यूटर देन देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट बॉडी, जो आरोपी और प्रोसिक्यूटर से डिफरेंट हो। मैं हूं, मेरे बेटे ने अपराध किया, मेरी अदालत में आएगा, तो ये अच्छा सिस्टम नहीं है। मेरे ही सामने मेरा मुकदमा नहीं आना चाहिए, मेरे रिलेटिव का मुकदमा नहीं आना चाहिए। और राज्य अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, बिकॉज इट्स एन एक्ट अगेंस्ट द राज्य स्टेट। व्हाई अगेंस्ट द स्टेट? बिकॉज द स्टेट इज सेइंग दैट इट्स अ क्राइम। क्योंकि राज्य कह रहा है ये क्राइम है, और चूंकि राज्य कह रहा है ये क्राइम है, इसलिए राज्य के अगेंस्ट में अपराध हो रहा है। राज्य के अगेंस्ट में अपराध हो रहा है तो राज्य इन्वेस्टिगेट कर रहा है, राज्य उसका प्रोसिक्यूशन है। तो राज्य अगर प्रोसिक्यूशन है तो राज्य के सामने कैसे रखा जा सकता है विषय? क्योंकि वो तो पार्टी हो गया, पार्टी में भी द बायस। दैट इज व्हाई रिक्वायरमेंट ऑफ द थर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी, एंड दैट थर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी इज द कोर्ट। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, पहले तो क्राइम वो लॉ बने, फिर लॉ का इन्फोर्समेंट हो, इन्फोर्समेंट में प्रिवेंशन ऑफ क्राइम हो, क्राइम हो गया है तो इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद प्रोसिक्यूटर चाहिए जो जो प्रेजेंट करे, प्रोसिक्यूटर अगर चाहिए तो डिफेंस को भी वो डिफेंस लॉयर चाहिए, और किसके सामने? टू द कोर्ट। अब कोर्ट के सामने आ गया, कोर्ट विल मेक अ डिसीजन। पांचवा कंपोनेंट होगा डिसीजन। डिसीजन मतलब करेक्शन। डिसीजन फॉर व्हाट? फॉर द करेक्शन है। ये हमें पांच कंपोनेंट हैं जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ द क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस वर्क्स। हाउ इट विल वर्क, ये काम कैसे करेगा? लग रहा है कि ये सब मिले हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है तो फिर अपने को ये अलग अलग लिखने पड़ते हैं कि इसके कितने कंपोनेंट हैं, उसके कितने कंपोनेंट हैं, और बड़े कंफ्यूजिंग इसलिए होते हैं क्योंकि एक दूसरे से विषय उतना ही है, कहना अलग अलग तरीके से। नाउ हाउ इट वर्क्स, फर्स्ट एंटर इनटू सिस्टम। सबसे पहले तो सिस्टम में एंट्री मारे। तो सिस्टम में एंट्री कैसे मारेगा?
there must be a complaint to the law enforcement agency. There must be a complaint regarding the crime to the law enforcement agency. लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के सामने सबसे पहले बात जाएगी जिसको आप कंप्लेंट कहते हैं। कॉग्निजेबल है तो एफआईआर कहते हैं। अब ये कौन दे सकता है? एनीवन। विक्टिम दे सकता है, विटनेस दे सकता है, और पुलिस सुमोटो भी कह सकती है। हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं यहां बिकॉज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आजकल एक एजेंसी नहीं है, पुलिस ही अकेले नहीं है, तमाम एजेंसियां डिफरेंट काम करती हैं। एनएसए काम करता है और पोटा एक्ट काम करता है और तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं, इसलिए एनएसए काम कर रहा है। तो दैट इज वाई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, उसको जनरली हम इन शॉर्ट पुलिस कहते हैं। और पुलिस की डेफिनेशन ये है, हु एवर हैविंग द इन्वेस्टिगेशन राइट इज अ पुलिस। जिसको भी इन्वेस्टिगेशन करने का राइट है वो पुलिस है। अब वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कोई भी हो सकती है, वो रेगुलर लोकल पुलिस भी हो सकती है, वो सीबीआई भी हो सकती है, वो एनआईए भी हो सकती है, वो और भी स्पेशलाइज एसआईटी भी हो सकती है, कोई भी करे। तो पहला बात है, देयर मस्ट बी एन कंप्लेंट। इन शॉर्ट वी कैन से देयर मस्ट बी एन इंफॉर्मेशन टू द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास इंफॉर्मेशन आई। Second stage is the investigation. If the law enforcement agency will get the information, then they will do the investigation. तो पहले उनके पास खबर आई, उस खबर पर वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। They will find or identify the crime and the suspect. पहले पता करें जो कहा गया है क्राइम हुआ भी है, उसको आइडेंटिफाई करें, फिर सस्पेक्ट आइडेंटिफाई करें कि कौन हो सकता है। तो आइडेंटिफाई द क्राइम एंड द सस्पेक्ट एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। एविडेंस कलेक्शन की बात कर सकेंगे, एविडेंस कलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, मतलब एविडेंस कलेक्शन करेगा। सो इन सबको क्या, क्राइम आइडेंटिफाई करना, सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना और एविडेंस कलेक्ट करना, ये इसको हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं कलेक्टिव फॉर्म में। ये तीनों ही इन्वेस्टिगेशन के हिस्से हैं। Now, if on the basis of evidences, police is of opinion that the suspect is confirmed, then they will arrest. एविडेंस के बेस पर अगर उनको लगता है कि पुलिस इसमें, मतलब पुलिस को लगता है कि ये व्यक्ति ही हो सकता है, तो फिर वो अरेस्ट करेंगे। ये तीसरा हिस्सा है। तो पहली है एंट्री इनटू द सिस्टम। एंट्री इनटू द सिस्टम में सबसे पहले कंप्लेंट आएगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और अरेस्ट करेगी। ये एंट्री कहलाती है, फर्स्ट स्टेज। द सेकंड स्टेज इज प्रोसिक्यूशन और ट्रायल। अभी जो तीन हम लोगों ने पीछे पढ़े ना, उसको हम थोड़ा एलिबरेट कर रहे हैं। प्रोसिक्यूशन एंड प्री ट्रायल। अभी ट्रायल नहीं शुरू हो रहा क्योंकि चार्जशीट तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, चार्जशीट लगा दी, उन्होंने अपनी बात कह ली। अब पुलिस ने जो इकट्ठा किया है, पुलिस ने जो कुछ इकट्ठा किया है वो कोर्ट के सामने लाया। इसको अगर आप कहना चाहें तो इन शॉर्ट वी कैन से कॉग्निजेंस। तो स्टेज ऑफ कॉग्निजेंस इज नॉट अ ट्रायल, इट्स ए प्री ट्रायल। याद रखिएगा, तीन स्टेजेस हैं। फिर से मैं एक बार स्टेजेस की बात करता हूं। तीन स्टेजेस हैं। पहली है इन्वेस्टिगेशन, दूसरी है इंक्वायरी और तीसरा है ट्रायल।
ट्रायल शुरू होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से। अभी जो मैं कह रहा था पीछे कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं, चार्ज शीट इज द डिफरेंट थिंग और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज द डिफरेंट थिंग। तो चार्ज कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, जिसको हम लोग इंक्वायरी कह रहे हैं। आफ्टर इंक्वायरी द कोर्ट विल टेक द कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस लेने तक ट्रायल नहीं है। ट्रायल शुरू होता है बाय द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो क्वेश्चन आता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज अ ट्रायल? यस, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज अ ट्रायल। दूसरा सवाल आता है कि टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस इज अ ट्रायल? नो, टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस इज नॉट अ ट्रायल। Taking of cognizance is an investigation? No, taking of cognizance is not the investigation. Taking of cognizance is an inquiry? No, taking of cognizance is not an inquiry. Inquiry is the primary stage. Inquiry is the primary stage by the court. Whatever the police did in investigation, that same thing is the inquiry by the cognizance taking magistrate. नहीं समझ आई बात? जो काम इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी वही सेम काम इंक्वायरी कोर्ट करेगा। और कोर्ट को अब जब पुलिस को तो लग गया था कि हाँ भाई ये हुआ है, इसीलिए तो वो चार्जशीट लेकर आई थी। पुलिस को लगा था, क्योंकि पुलिस ने 3 स्टेज पार किए हैं। उसको सबसे पहले कंप्लेंट आई, फिर उसने इन्वेस्टिगेशन किया, फिर उसने अरेस्ट किया। पुलिस अब ले आई है चार्जशीट लेकर। तो चार्जशीट लेकर आया है पुलिस। चार्जशीट इज नॉट अ फाइनल, ऑलवेज कीप इन माइंड। पुलिस जिसने इन्वेस्टिगेशन किया है वो फाइनल नहीं है। दे विल प्रेजेंट बिफोर द कॉग्निजेंस टेकिंग मैजिस्ट्रेट। कॉग्निजेंस टेकिंग मैजिस्ट्रेट विल इनक्वायरेट, वो उस पर इंक्वायरी करेगा। और जब वो इंक्वायरी कर लेगा, देन जो पुलिस कह रही है वो अगर उसको सेटिस्फैक्शन हो जाता है, देन विल एंटर इनटू द सिस्टम, विल टेक द कॉग्निजेंस। इसको हम कहते हैं फिर वो कॉग्निजेंस लेगा। उससे पहले क्या था, वो इंक्वायरी कर रहा था। तो इंक्वायरी वो ही जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, वही चीज कोर्ट इंक्वायरी करती है, कॉग्निजेंस लेने वाला मैजिस्ट्रेट। और जब वो इंक्वायरी में सेटिस्फाई हो जाता है, तब वो उसका कॉग्निजेंस लेता है, यानी कि संज्ञान लेता है। और संज्ञान लेकर वो भी प्रिमा फेसाई सेटिस्फाई होता है देयर इज ए क्राइम। तो संज्ञान किसका लिया जाता है, क्राइम का या क्रिमिनल का? यस, ऑलवेज देयर इज अ कॉग्निजेंस ऑफ अ क्राइम। क्योंकि जब तक कोर्ट इस बात पर सेटिस्फाई नहीं हुआ कि क्राइम हुआ भी है कि नहीं हुआ, तब तक क्या करे? नाउ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड बाय द रिपोर्ट, बाय द पुलिस रिपोर्ट, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से द चार्जशीट। चार्जशीट से अगर पुलिस मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है और वो उसको लगता है क्राइम हुआ है, विल टेक द कॉग्निजेंस। तो इसको दूसरे शब्दों में कहें कि भाई इट्स अ फर्स्ट कोर्ट्स अपीयरेंस। ये कोर्ट की पहली अपीयरेंस है जब चार्जशीट कोर्ट में शामिल हुई। नाउ द कोर्ट either will take the cognizance or will leave the or will reject it. Court is not bound by the charge sheet. पुलिस की बात से कोर्ट सहमत होने के लिए बाध्य नहीं है। कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स विल डिसाइड देमसेल्फ। और इसी को हम पहली अपीयरेंस कहते हैं। नाउ कोर्ट इज सेटिस्फाइड, now the suspect will be present before the court. सस्पेक्ट को कोर्ट के सामने हम प्रेजेंट करते हैं। दोनों चीजें अलग अलग संभव नहीं, इसलिए चार्जशीट और सस्पेक्ट साथ साथ जाता है। नहीं तो चार्जशीट लेकर जाओगे, कोर्ट से पूछ कर आओगे, तब सस्पेक्ट को लाओगे, तो ऐसा नहीं है। ना हमने अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद हम उसको लेकर गए, और उसको लेकर गए तो हमने उसको प्रेजेंट कर दिया कोर्ट के सामने। तो स्टेजें दो हैं, लेकिन वो अलग अलग संभव नहीं, इसलिए इकट्ठा लेकर जाते हैं। चार्जशीट और एक्यूज्ड को, दोनों को, सस्पेक्ट को साथ साथ लेकर जाएंगे। कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा या फिर छोड़ देगा। इफ द कोर्ट हैज टेकन द कॉग्निजेंस प्रिमा फेसाई, अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है तो इसका मतलब यह हो गया कि कोर्ट अपराध हुआ है ऐसा प्रिमा फेसाई मानता है। और जो सस्पेक्ट है उसके जो एविडेंसेस हैं उसके आधार पर, नाउ द सस्पेक्ट
सस्पेक्ट विल डिमांड द बेल। सस्पेक्ट, सबसे पहला सस्पेक्ट का क्या हुआ, उसको अरेस्ट करके लाए, वो जाएगा कहेगा मैं बेल दे दीजिए, मैं हूं नहीं, मुझे बेल दे दीजिए, मैं सहयोग करूंगा। तो देर इज अ टू थिंग, बेल, बेल और बॉन्ड। द सस्पेक्ट कैन बी रिलीज्ड ऑन बेल और ऑन बॉन्ड. What is the distinction between the bail and bond? When we will say the bail, the accused has to present the surety and security. बेल हम उसको कहते हैं जिसमें श्योरिटी और सिक्योरिटी दोनों होते हैं, यानी कि एक जमानतकार होगा और उसका कुछ अमाउंट होगा, उसकी कुछ हैसियत होगी। तो जमानतकार की हैसियत जमानत देने वाला होगा कि सब मैं जमानत लेता हूं, ये आता रहेगा और मेरी वैल्यू ये है, मैं सिक्योरिटी देता हूं, ये है, तो इसको हम कहते हैं बेल। When the court release the person without surety and security, that is a bond. तो कहता है released on bond. ठीक है, तो फिर अब ये जब हो गया, कॉग्निजेंस कोर्ट ने ले लिया, तो कॉग्निजेंस लेने के बाद अब एक स्टेज आती है कंप्लायंस। तो वो कहता है कि जिसको हमने मिरांडा लॉ कहा था पीछे, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक्यूज्ड हैव सम राइट्स, कि वो वकील रखने का राइट रखता है, अपने को डिफेंड करने का राइट रखता है। तो एक्यूज्ड के मामले में यहां पर एक्यूज्ड हैविंग अ राइट टू गेट द चार्जशीट ऑल्सो। तो एक्यूज डिफेंड कैसे करेगा, अगर वकील करेगा तो डिफेंड कैसे करेगा, डिफेंड करेगा चार्जशीट से। सो कंप्लाइंस पहले पूरी होनी चाहिए, और कंप्लाइंस ये है कि एक्यूज्ड को अवेयर किया जाए कि तुम क्यों लाए गए हो, और एक्यूज्ड को चार्जशीट दी जाएगी, भाई तुम्हारे खिलाफ ये चार्जशीट है। Then the cognizance taking magistrate will put the file to the trial court. अब कॉग्निजेंस लेने वाला मैजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट को भेज देता है। इसलिए यहां पर यह बात आवश्यक है, कॉग्निजेंस टेकिंग मैजिस्ट्रेट एंड द ट्रायल कोर्ट आर टू डिस्टिंक्ट बॉडीज। जो ट्रायल चलाएगा और जो कॉग्निजेंस ले रहा है, वो दो अलग अलग बॉडियां हैं। कॉग्निजेंस टेकिंग मैजिस्ट्रेट का काम क्या था, पुलिस ने जो चार्जशीट लगाई उसको क्रॉस वेरीफाई करना और कंप्लाइंसेस पूरी करवाना। नाउ द ट्रायल कोर्ट will be decided on the basis of the status of the crime. वो क्राइम कैसा था उसके आधार पर यह तय होगा कि ट्रायल कोर्ट कौन सा होगा। सो कॉग्निजेंट टेकिंग मैजिस्ट्रेट में ऑल्सो भी द ट्रायल कोर्ट, कॉग्निजेंस टेकिंग मैजिस्ट्रेट भी ट्रायल कोर्ट हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो होगा। तो वो पुट अप फॉर द ट्रायल, जिस जिस स्तर का केस होगा, जिस कोर्ट के ट्रायल के लागू होगा, उसको वो पुटअप कर देगा। और अगर खुद के ट्रायल का है तो खुद भी उसको रख सकता है, खुद भी सुनवाई कर सकता है। लेकिन उसकी कैपेसिटी दो है, एक तो ट्रायल कोर्ट की कैपेसिटी उसी कोर्ट की है अगर वो खुद सुन रहा है तो, और एक उसकी कॉग्निजेंस टेकिंग मैजिस्ट्रेट की कैपेसिटी है। अगर वो हीनियस क्राइम है, बड़ा क्राइम है, तो सेशन को भेज देगा, लेकिन बीच में ये कंप्लाइंस करेगा। तो कॉग्निजेंस टेकिंग मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि वो कंप्लाइंस पूरी करे, चार्जशीट को क्रॉस चेक करे, कॉग्निजेंस ले, फिर एक्यूज्ड को अवेयर करे, एक्यूज्ड बेल का जो राइट रूट है वो उसके सामने रखेगा, और फिर वो ट्रायल कोर्ट भेज देगा। नाउ द थर्ड स्टेज इज द ट्रायल कोर्ट। ट्रायल में भी क्या है,
ट्रायल कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विल फ्रेम द चार्जेस। सबसे पहला काम ट्रायल कोर्ट का है कि वो चार्ज फ्रेम करेगा विद द हेल्प ऑफ प्रोसिक्यूटर। तो सबसे पहले प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकार, क्योंकि सरकार और पुलिस किसके थ्रू काम कर रही है, प्रोसिक्यूटर। तो सबसे पहले प्रोसिक्यूटर विल एक्सप्लेन द केस टू द ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट को एक्सप्लेन करेगा प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर ने एक्सप्लेन कर दिया तो एक्सप्लेन करने के बाद prosecutor will recommend that on what charges the case has to be tried, but the proposal of the prosecutor cannot bind the court. ये जो कोर्ट है, कोर्ट इज नॉट बाइंडेड बाय द प्रपोजल ऑफ द चार्ज बाय द प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर ने जो भी बताया 302 लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, बड़े बड़े चार्ज बता दिए, कोर्ट उससे बाउंड नहीं। ही विल प्रपोज ओनली। Now the court will decide on the basis of the material presented by the prosecutor and the statement given by the prosecutor that on what charges we have to try it. जो चार्ज बनाता है उसको हम फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कहते हैं और यहीं से ट्रायल शुरू होता है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रायल इज द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। इंक्वायरी ऑफ चार्जेस इज ए प्री ट्रायल जो कॉग्निजेंट टेकिंग मैजिस्ट्रेट कर रहा था, और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज द ट्रायल स्टेज। नाउ आफ्टर ट्रायल both the parties will come together and they will give their statement to the court, evidences to the court। तो फिर वो एविडेंस का हिस्सा पूरा चलेगा, फिर वो एविडेंस एक्ट आ जाएगा उसमें। वी डोंट वांट टू एक्सप्लेन एविडेंस हियर, लेकिन ट्रायल चलेगा काएगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद सारे एविडेंस चलेंगे दोनों पार्टियों के, वो एविडेंस एक्ट से गवर्न होगा। नाउ आफ्टर एन एविडेंसेस द कोर्ट विल डिसाइड द केस, इधर टू सेंटेंस, या तो वो उसको सजा दे देगा और विल एक्विट, ये छोड़ देगा। वो ट्रायल के बाद वो जो भी डिसाइड करता है वो करेगा। अगर सेंटेंस दे दिया तो नाउ विल सेंड टू द जेल, फाइन देकर वो छोड़ देगा। वो डिफाइन करेगा आईपीसी में, यानी कि भारतीय नागरिक संहिता में, न्याय संहिता में, कि भाई उसमें क्या सेंटेंस उसने बताया। तो 3 स्टेज हैं। ट्रायल की बात हम लोगों ने कर ली, उसके अंदर जब ट्रायल शुरू होगा तो इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन एक्ट पर जाएंगे, और सेंटेंस कितना देगा वो न्याय संहिता तय करेगी कि उसका सेंटेंस कितना होगा, कितनी सजा उसको लिखी है उसमें। इसलिए क्या करते हैं, आफ्टर एन ट्रायल एंड आफ्टर एन कंक्लूजन व्हेन द कोर्ट फाइंड दैट द ऑफेंस कमिंस्ड, वो कहता है अपराध तो इसने किया है, तो दैट इज एन डिफरेंट स्टेज एंड द सेंटेंस द डिफरेंट थिंग। केस सिद्ध हो गया तो एक स्टेज है, केस सिद्ध होने के बाद कितनी सजा हो वो फिर से सुनवाई करता है। इसलिए 2 बार सुनवाई होती है कोर्ट में। एक सुनवाई होती है कि अपराध हुआ है कि नहीं हुआ, फिर एक सुनवाई होती है कितनी सजा। तो कितनी सजा किस पर तय होगी, वो न्याय संहिता पर। अपराध हुआ है कि नहीं हुआ किस पर तय होगा, न्याय संहिता पर। सिद्ध कैसे होगा, एविडेंस पर। और प्रक्रिया क्या हो, बीएनएसएस। ये 3 अलग अलग चीजें हैं इसमें। अब इसमें अगर जानना चाहें, चूंकि हम लोग प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, तो जानना चाहें कि वर्ड के 2 अलग अलग सिस्टम क्या चलते हैं, यानी कि ट्रायल के सिस्टम क्या चलते हैं। तो उन 2 सिस्टम्स को कहते हैं, फर्स्ट एडवर्सेरियल सिस्टम, एडवर्सेरियल सिस्टम, ADVERSARIAL, एडवर्सेरियल सिस्टम। और दूसरा चलता है इंक्विजिटोरियल सिस्टम, INQUI
SITORIAL, INQUISITORIAL, इंक्विजिटोरियल सिस्टम। तो एडवर्सरियल सिस्टम एंड इंक्विजिटोरियल सिस्टम, ये दो सिस्टम है। एडवर्सरियल सीरियल सिस्टम जो है, two parties will oppose one another and will debate, and the court will hear the debate and will decide. कोर्ट दोनों की बहस सुनेगा और डिसाइड करेगा। और दूसरा है इंक्विजिटोरियल लीगल सिस्टम। इंक्विजिटोरियल सिस्टम में है कोर्ट विल इंक्वायर देमसेल्फ ऑल्सो, कोर्ट भी पार्टिसिपेट करेगा ट्रायल में। तो कोर्ट भी उसमें भाग लेगा, क्रॉस क्वेश्चन करेगा, बार बार पूछेगा, हड़काएगा, धमकाएगा, पूछ पूछ के बताएगा। मतलब ये एक सिस्टम है जिसमें कोर्ट पार्टिसिपेट करेगा। इतनी बात क्लियर है? नाउ अब देयर इज सम इंटरनेशनल norms regarding the basic principles of criminal justice system. First, we will presume that the accused is innocent until proven guilty. जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक ये मान के चलेंगे कि वो इनोसेंट है, वो इनोसेंट है, अपराधी नहीं है। ये नॉर्म्स हैं, कुछ ये लिखे नहीं होते लेकिन ये होते हैं। मतलब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, तमाम हाई कोर्ट बताते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनली मान्यता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। दूसरा, बर्डन ऑफ प्रूफ। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज टू द एक्यूज्ड, टू द प्रोसिक्यूटर। If the prosecutor is unable to prove the matter, then if the prosecutor is unable to prove, then there is no need for the defense. अगर प्रोसिक्यूटर सिद्ध नहीं कर पाता अपना मैटर तो हमें डिफेंस की आवश्यकता नहीं है, हम वहीं छोड़ देंगे उसको, हम डिफेंस से पूछेंगे भी नहीं, प्रोसिक्यूटर अपना सिद्ध करे केस। सेकंड, राइट टू रिमेन साइलेंट। थर्ड, द राइट टू रिमेन साइलेंट। Remain silent means there is no need to answer the police. अगर आप पुलिस को आंसर नहीं देंगे तो चलेगा, वो खुद अपना इन्वेस्टिगेट करे और ढूंढ के लाए मामला। फोर्थ इज डबल जेपार्डी, आर्टिकल 20 में मिलेगा। डबल जेपार्डी का मतलब है नो वन कैन बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। ठीक है ना? ये कुछ चीजें दिमाग में रखकर ट्रायल शुरू होता है। प्रोसिक्यूशन सिद्ध करेगा, डिफेंस का अधिकार है, पुलिस के सामने डिफेंस मतलब पुलिस के सामने एक्यूज्ड साइलेंट रहे, ये उसका अधिकार है। उसको दो बार सजा नहीं दी जा सकती, उसका अधिकार है। आर्टिकल 20 में हमने सेल्फ इनक्रिमिनेशन, अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दी जा सकती, ये उसका अधिकार है। और हमने एक और नॉर्म तय किया है आर्टिकल 20 में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है, और उसमें हमने कहा कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, यानी कि अपराध होने के दिन क्या
कानून था उससे चले। क्यों? क्योंकि राज्य तय कर रहा है ना अपराध है कि नहीं है। अब जब राज्य ये तय कर रहा है कि अपराध है कि नहीं है, तो उसी दिन के हिसाब से, तो उसी के हिसाब से तो तय करेगा जो उसका कानून है। तो जब कानून बना, द क्रिमिनल लॉ में नॉट हैव द रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, क्रिमिनल लॉज में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। डबल जेपार्टी आर्टिकल 22, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ आर्टिकल 21 और सेल्फ इनक्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ इनक्रिमिनेशन आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। ठीक है, ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की वो बीएनएसएस शुरू करने से पहले। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो बीएनएसएस में या किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अंदर समझना बहुत कठिन काम हो जाएगा। अब हम पहले तो बीएनएसएस जब अगले लेक्चर में शुरू करेंगे तो सबसे पहला काम होगा कि भाई बीएनएसएस की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि अब बीएनएसएस 10-15 साल तक वो हिस्ट्री पूछेगा। हिस्ट्री इन द सेंस कि वो पूछेगा किस तारीख को प्रपोजल आया, कौन सी कमेटी बैठी, किस तारीख को पास हुआ, किस तारीख को पार्लियामेंट गया, किस तारीख को सिग्नेचर हुए, किस तारीख को इन्फोर्समेंट में आया। ये ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछेगा। तो एक आध क्वेश्चन अभी कई साल तक इसका चलेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का हिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग वो हिस्ट्री करेंगे। आज के लिए इतना रखा जाए।